फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 26। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज फिर किस्मत ने देव और काव्या को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। जिस अतीत से काव्या आज तक भागती आ रही थी, वो आज फिर उसके सामने खड़ा था। पर आज तो काव्या चाहकर भी उससे भाग नहीं सकती थी। पूजा देव को सारा एनजीओ दिखा चुकी थी। अब देव पूजा और मोहित के साथ उनके ऑफिस में बैठा था। काव्या भी वहीं थी, पर वो काफी पीछे बैठी थी। पूजा उसे आगे बुलाती है, पर वो मना कर देती है, क्योंकि अभी उसमें देव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। पर वो पीछे से बैठकर देव को देख जरूर रही थी, क्योंकि आज 7 साल बाद देव उसके सामने था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब उसका देव को यूं देखना गलत है, क्योंकि अब देव पर उसका नहीं बल्कि किसी और का हक है। पर ये बात वो अपने दिमाग को तो समझा सकती थी, पर उस दिल को कैसे समझाए जिसमें अभी भी सिर्फ देव ही बसा था। पूजा और मोहित देव को अपने एनजीओ और उसके काम करने के तरीकों के बारे में बता रहे थे, और देव भी बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़कर देख रहा था। देव को फाइल्स में बिजी देख काव्या मोहित के पास आकर धीरे से कहती है, मोहित, मैं घर जा रही हूँ। तुम दोनों तो यहाँ सब कुछ संभाल ही रहे हो। मुझे यहाँ बंद कमरे में घबराहट हो रही है और थोड़ा सिर भी दुख रहा है। क्या तूने पहले क्यों नहीं बोला? रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मोहित चेयर से उठने लगता है तो काव्या उसका हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहती है, तू चुपचाप बैठ यहाँ। पूजा को यहाँ अकेले छोड़कर जाएगा? और अभी जो अटैक आया था उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। थोड़ी देर खुली हवा में बैठूंगी तो अच्छा फील करूंगी, और मैं अभी को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, वरना तुम दोनों को वो यहाँ परेशान कर देगा। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और दवा जरूर ले लेना। फिर मोहित धीरे से काव्या से कहता है, काव्या तू पक्का ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर। इतना कहकर काव्या एक बार देव को देखती है, जो अभी भी फाइल्स में नजरें गड़ाए हुए था। फिर काव्या अभी को लेकर वहाँ से चली जाती है, पर तिरछी नजर से देव ये सब देख रहा था। काव्या को जाता देख पूजा मोहित से काव्या के जाने का कारण पूछती है, तो मोहित बाद में बताने का इशारा कर देता है कि तभी राघव, देव का पीए, भागते हुए देव के पास आकर कहता है, सॉरी सर, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। क्यों, क्या हुआ राघव? और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो सर, जहाँ से हम अभी आए थे वो रास्ता लैंडस्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक हो गया है, और आज उस रास्ते का खुलना भी बहुत मुश्किल है। राघव सिर झुकाए हुए कहता है, व्हाट? मुझे कल सुबह तक अपने ऑफिस पहुंचना है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि हम आज यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे? अगर एक रोड ब्लॉक हो गई है तो दूसरी रोड ढूंढो, पर मुझे आज के आज यहाँ से निकलना है। और मुझे ये बताओ, अगर हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे तो क्या यहाँ जंगलों में टेंट लगा कर रहेंगे? देव राघव को डांटते हुए कहता है, सॉरी सर, यहाँ से जाने के लिए सिर्फ वही एक रोड है, उसके अलावा और कोई रोड नहीं है। सॉरी सर, आज तो कुछ भी हो पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रोड पर काफी मलबा आ गया है और उसका आज में साफ होना बहुत मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ? देव इतना ही बोलता है कि पूजा देव की बात बीच में काटते हुए कहती है, सॉरी सर, आपकी बात बीच में काट रही हूँ, पर सर राघव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आए दिन ऐसा होता रहता है, और उस रोड के अलावा यहाँ से जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ये जगह शहर से थोड़ी दूर है। पर सर, मेरे पास आपके रहने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप आज रात हमारे यहाँ रुक जाइए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो, और कल तक तो रोड से मलबा हट ही जाएगा। ठीक है मिसेस सूद, पर शायद मिस्टर सूद को आपका ये आइडिया पसंद नहीं आया। लगता है मिस्टर सूद हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। देव मोहित को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मोहित को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके यहाँ रहने से। क्यों मोहित, मैं सही कह रही हूँ ना? पूजा मोहित को कोहनी मारते हुए कहती है, क्योंकि मोहित किसी और ही सोच में गुम था। या सर, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो हमारे लिए ऑनर की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे, मोहित हड़बड़ाते हुए कहता है। मोहित ने देव को यहाँ रुकने के लिए कह तो दिया था, पर अब उसको काव्या की चिंता हो रही थी, क्योंकि देव को देखकर ही तो वो खुद को संभाल नहीं पाई थी। अब तो देव एक रात यहीं रुकने वाला था, अब काव्या खुद को कैसे संभालेगी? मोहित इसी सोच में था। ओके, अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, पर क्या आप हम सब लोगों के लिए मैनेज कर पाएंगे?
या सर, वैसे भी हम यहाँ सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं। आप और राघव जी हमारे साथ रह लीजिएगा और बाकी लोगों के लिए हम अपना गेस्ट हाउस खुलवा देंगे। सब इजीली मैनेज हो जाएगा सर, यू डोंट वरी। ओके तो ठीक है, तो राघव सबको बोल दो कि आज हम यहीं रुकेंगे तो सब आराम करें, पर सुबह तक वो रोड अनब्लॉक हो जानी चाहिए। और जब हमको इतनी परेशानी हो रही है तो यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, तो इसका भी कोई सोल्यूशन निकालो। ओके सर, मैं अभी सबको बोलकर आता हूँ। राघव मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। काव्या का सिर बहुत दर्द कर रहा था, खेलते खेलते अभी भी सो गया था, तो काव्या भी दवा लेकर लेट जाती है और उसकी भी आंख लग जाती है। शाम हो गई थी और पहाड़ों ने भी धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली थी। पूजा सबके लिए डाइनिंग पर खाना लगाकर देव और राघव को भी बुला लेती है और बाकी लोगों के लिए खाना वहीं गेस्ट हाउस पर भिजवा देती है। मोहित तो पहले से ही वहां मौजूद था, क्योंकि वो भी खाना लगाने में पूजा की हेल्प कर रहा था। देव बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था, तो वहीं राघव सामने खाना लगा देखकर खुश होते हुए कहता है, वाह पूजा जी, आपने तो बहुत कुछ बना दिया। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, पूछिए ना, पूजा मुस्कुराते हुए कहती है। यहाँ का मौसम हमेशा ही इतना खूबसूरत रहता है, मतलब धुंध से ढके हुए पहाड़, अचानक बारिश, मतलब कितना सुकून है यहाँ। बिल्कुल सुकून तो है यहाँ, और आपको पता है हमारी काव्या का भी पहाड़ों को लेकर बिल्कुल यही ख्याल है। वो हमेशा कहती है कि जो सुकून धुंध से ढके हुए पहाड़ों के बीच से निकलते हुए सूरज को देखने में है, वो और कहीं नहीं है। पूजा खाना परोसते हुए कहती है। बिल्कुल सही कहती है काव्या जी। वैसे काव्या जी है कहाँ? सुबह के बाद दिखी ही नहीं, हमारी तो ढंग से उनसे बात भी नहीं हुई। काव्या का नाम राघव के मुंह से सुनते ही देव राघव को एक बार तिरछी निगाह से देखता है और फिर अपने फोन में लग जाता है। हाँ मोहित, काव्या कहाँ है? मैंने भी उसे दिन से नहीं देखा। पूजा मोहित को देखते हुए कहती है। वो उसके सिर में दर्द था तो शायद दवा लेकर सो रही होगी, और तुम सर को खाना दो ना, काव्या जब उठेगी तब खाना खा लेगी। मोहित जानकर बात टाल रहा था, जिससे देव जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने रूम में चले जाए और उसका और काव्या का आमना सामना ना हो। पूजा देव और राघव को खाना परोस देती है और फिर खुद और मोहित के लिए भी खाना लगा लेती है कि तभी अभी काव्या को खींचते हुए डाइनिंग एरिया में लेकर आते हुए कहता है, जल्दी चलो कली, वरना आज हमको खाना नहीं मिलेगा। आज घर में बहुत गेस्ट आए हुए हैं ना। गेस्ट? कौन आया है अभी? अच्छा धीरे तो चलो, वरना खुद को और अपनी कली दोनों को गिरा दोगे। काव्या अभी को गोद में उठाते हुए कहती है, मैं अपनी कली को गिरने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रोज मिल्क शेक पीता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। अभी काव्या के गाल खींचते हुए कहता है, अच्छा हमारे अभी बाबू इतने स्ट्रॉन्ग हैं? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। तब तक दोनों डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, पर सामने देव को बैठा देख काव्या चौंक जाती है, क्योंकि देव के यहाँ रुकने की बात काव्या के वहाँ से जाने के बाद हुई थी, जो काव्या को नहीं पता थी। कि तभी काव्या को देखते ही राघव खुश होते हुए कहता है, अरे काव्या जी तो आ गई, और अब कैसी तबीयत है आपकी काव्या जी? राघव मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, पर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। काव्या अभी को अपनी गोदी से उतारकर चेयर पर बैठाते हुए कहती है, ये राघव जी हैं काव्या, देव सर के पिए। वैसे अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? पूजा काव्या को राघव का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, हाँ सिर दर्द अब पहले से कम है। सॉरी राघव जी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है काव्या जी, अब हम देव सर की तरह डीएम थोड़ी हैं जो सब हमको जानेंगे, हम भी आपकी ही तरह एक आम इंसान हैं। ये सुनकर काव्या देव की तरफ देखती है, जो अभी भी खाने और अपने फ़ोन में बिजी था। जी आपने सही कहा। कि तभी अभी काव्या का दुपट्टा खींचते हुए कहता है, अरे कली, बात में कर लेना अंकल से, पहले मुझे खाना तो खिला दो, भूख के मारे मेरे टम्मी में एनिमल्स की फाइट हो रही है। ओहो, तो हमारे अभी बाबू के टम्मी में एनिमल्स की फाइट्स हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अभी उनकी फाइट्स रोक देते हैं। ओके? काव्या मुस्कुराते हुए अभी के लिए खाना लगाते हुए कहती है, वैसे पूजा जी आपका बेटा है बहुत प्यारा। राघव हंसते हुए कहता है, अरे ये सिर्फ शक्ल से प्यारा दिखता है, वरना ये कितना शैतान है आप जानते नहीं हैं, और सिर्फ एक ही इंसान है जो इसको संभाल सकता है, और वो है उसकी कली, मतलब हमारी काव्या। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, और ये नाम काव्या जी को सूट भी करता है, क्योंकि काव्या जी भी तो किसी फूल की कली की तरह लगती हैं, मासूम और खूबसूरत।
राघव काव्या को देखते हुए कहता है। ये सुनते ही देव काव्या को देखता है तो वो अभी को खाना खिलाने में बिजी थी। उसने तो शायद राघव जी की बात सुनी भी नहीं थी और राघव अभी भी बस काव्या को देखे जा रहा था कि तभी देव चिढ़ते हुए राघव से कहता है, अगर तारीफ हो गई हो तो जल्दी से खाना खा लो, हमको सुबह निकलना भी है यहाँ से। ये सुनकर राघव झेप जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। काव्या अभी को खाना खिला चुकी थी। पूजा, अभी का खाना हो गया है, मैं अब उसको सुला देती हूँ। पर काव्या, तुमने तो खाया ही नहीं है, पहले कुछ खा लो फिर अभी को सुला देना। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में कुछ खा लूंगी। पर अरे रहने दो पूजा, उसका मन नहीं है खाने का तो जाने दो उसे, उसका जब मन होगा वो खा लेगी। पूजा मोहित को टोकते हुए कहता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि यहाँ बैठना काव्या के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तुम जाओ काव्या, अभी को सुला दो, तुम्हारे बिना वो वैसे भी नहीं सोएगा। काव्या अभी का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है तो देव बीच में बोल पड़ता है, लगता है मिस्टर सूद को काव्या जी का हमारे साथ बैठना अच्छा नहीं लगा, या शायद काव्या जी को हमारा साथ पसंद नहीं आया, तभी उनको जाने की इतनी जल्दी है। ये कहते हुए देव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मोहित बहुत देर से देव के चेहरे पर देख रहा था। पर काव्या कुछ नहीं कहती, बस अभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। काव्या के जाते ही मोहित भी देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, आप गलत सोच रही हैं। वो हमारी काव्या को बड़े लोगों के बीच उठने बैठने की आदत नहीं है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और अजनबियों से तो कुछ ज्यादा ही दूर रहती है। ये सुनकर देव को गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और चेयर से उठते हुए कहता है, खाने के लिए थैंक यू मिसेस सूद, खाना बहुत अच्छा था। इतना कहकर देव वहाँ से जाने लगता है। अरे सर रुकिए तो, मीठा तो खाते जाइए, हमारी काव्या ने बनाया है और हमारी काव्या मीठा बहुत अच्छा बनाती है। मोहित देव को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर सूद, पर मुझे मीठे से ज्यादा कड़वा पसंद है, तो जब आपकी काव्या कुछ कड़वा बनाए तो मुझे जरूर खिलाइएगा। इतना कहकर देव मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं काव्या अभी को सुला चुकी थी, पर आज काव्या की आंखों में नींद नहीं थी। वो अभी को कंबल ओढ़ाकर उसके दोनों तरफ पिल्लो लगाकर बाहर आ जाती है। काव्या ने शॉल ओढ़ा था, पर फिर भी उसको ठंडक का एहसास हो रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को बांधकर वहीं लगी कुर्सी पर सिर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती हैं और पहाड़ों को छूकर आती उन ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करने लगती है। बहुत देर तक वो ऐसे ही बैठी रहती है, पर फिर उसको लगता है कि जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। काव्या झटके से अपनी आंखें खोलती है तो काव्या के सामने देव खड़ा था, जो बस एक टक उसे ही देख रहा था। काव्या चौंकते हुए कुर्सी से खड़ी हो जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पर देव काव्या की बात का बिना कोई जवाब दिए अभी भी काव्या को बिना अपनी पलकें झपकाए एक टक देख रहा था। देव का इस तरह देखना काव्या को असहज कर रहा था। देव, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना शातिर दिमाग है, जो किसी की भावनाओं के साथ खेलने में एक बार भी नहीं सोचता, और ऐसा करने के बाद भी उस चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं है। तो क्या मैं इस मासूम चेहरे से जान सकता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देव अपने गाल पर हाथ रखकर काव्या को देखते हुए कहता है। देव की कड़वी बातें सुन काव्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो भर्राए गले से कहती हैं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर काव्या वहाँ से जाने लगती है तो देव काव्या का हाथ पकड़कर उसको अपनी करीब खींच लेता है। देव की आंखें गुस्से से लाल थी। वो काव्या के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहता है, मैं यहाँ ये सुनने नहीं आया हूँ, मुझे सच जानना है। और जब ये सब किया तब तुमको शर्म नहीं आई, तो अब बोलने में क्यों शर्मा रही हो? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? सिर्फ सच्चा प्यार ही तो किया था ना मैंने, और तुमने क्या किया? मेरी भावनाओं को, मेरे प्यार को अपने पैरों से कुचलकर चली गई। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना तुम्हारे साथ। तुमने खुद ही कहा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो फिर क्यों किया मेरे साथ? क्यों? देव काव्या पर चिल्लाते हुए कहता है। देव का ये रूप देख काव्या सहम जाती है, क्योंकि देव गुस्से से बुरी तरह कांप रहा था। देव फिर चिल्लाते हुए कहता है, बोलो ना, आप चुप क्यों हो? क्यों किया मेरे साथ ही नाटक? इस कायनात को साक्षी मानकर मुझको वचन दिए थे ना तुमने। क्या हुआ उन वचनों का? मैं बताता हूँ क्या हुआ, क्योंकि तुम झूठी हो, धोखेबाज हो, जिसको सिर्फ लोगों के दिलों से खेलना आता है और कुछ नहीं। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना, चिल्ला कर तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर नहीं, हमारी काव्या जी को
ओह सॉरी, अब काव्या जी हमारी कहाँ रही। सिर्फ काव्या जी को तो दिलों से खेलना जो पसंद है, तो वो कैसे किसी का साथ दे सकती है। उनको तो खुशी होती है ऐसा करके। क्यों काव्या जी, मैं सही कह रहा हूँ ना। काव्या के मुंह से शब्द नहीं बल्कि आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। काव्या को रोता देख देव काव्या के कंधे छोड़ देता है और उससे थोड़ा दूर जाकर काव्या की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। पर फिर देव हंसते हुए जोर जोर से ताली बजाने लगता है और काव्या के पास आते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार यही है ना, तुम्हारे ये आंसू, जिससे तुम किसी को भी पिघला सकती हो। पर अब इस देव को तुम्हारे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन 7 सालों में मैंने भी बहुत आंसू बहाए हैं, वो भी उसके लिए जिसको उनकी कद्र ही नहीं थी। तुमको पता है इन 7 सालों में मैं हर दिन सिर्फ यही सोचता था कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम बिना कुछ कहे मुझसे दूर चली गई। पर फिर मैं ये भी सोचता था कि क्या पता तुम्हारी कोई मजबूरी हो। पर यहाँ तुमको देखकर मेरा ये भरम भी टूट गया, क्योंकि तुम तो यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आराम से रह रही हो और मैं बेवकूफ ये सोच सोच के पागल हो रहा था कि तुम पता नहीं किस हाल में होगी। फिर देव दोबारा काव्या को कंधों से पकड़ते हुए कहता है, पर जब आज तुमको मैंने यहाँ देखा तो मन किया कि वही तुमसे पूछ लूं कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा। पर क्या करूं, मुझे तुम्हारी तरह ये नाटक करना नहीं आता ना, क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ खेलना मुझे आता ही नहीं है। कि तभी देव की नज़र काव्या के हाथ पर पड़ती है, जिसमें काव्या ने देव की दी हुई रिंग अभी भी पहनी हुई थी। तो देव काव्या का वो हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह क्या बात है, अभी तक ये है तुम्हारे पास। मुझे तो लगा था कि अभी तक निकाल कर फेंक दी होगी, जैसे मुझे निकाल कर फेंक दिया। ओह, या शायद निकले ही नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, ये शुभ काम मैं अपने ही हाथ से कर देता हूँ। बहुत भार होगा न इसका तुम पर। कोई बात नहीं, आज वो भार भी मैं हल्का कर देता हूँ। देव काव्या के हाथ से वो रिंग निकालते हुए कहता है, पर वो रिंग काव्या की उंगली में फंस गई थी। पर देव उसको जबरदस्ती निकालने में लगा था, जिससे काव्या को तकलीफ हो रही थी। पर देव को काव्या की तकलीफ नहीं बल्कि अभी सिर्फ वो रिंग दिख रही थी, जिसको वो किसी भी कीमत में निकालना चाहता था। पर काव्या सिर्फ देव को देख रही थी, क्योंकि ये वो देव नहीं था जो काव्या की जरा सी तकलीफ में तड़प उठता था। और आज उसी देव को काव्या की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। पर इसमें देव की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इस देव को काव्या ने ही तो बनाया था। पर जब दर्द काव्या के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो काव्या देव का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहती है, बस देव, मुझे तकलीफ हो रही है और इस अंगूठी को निकालकर तुमको खुशी मिल जाएगी, मिल जाएगा तुमको सुकून, मिल जाएगा, बोलो ना, मिल जाएगा। काव्या चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ मिल जाएगा मुझे सुकून। देव भी चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। काव्या अपने आंसू पोंछते हुए अंदर की ओर जाती है और एक चाकू लाकर देव के हाथ में रखकर अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, लो इस उंगली को ही काट लो। वैसे तो ये रिंग निकलेगी नहीं, तो इस उंगली को ही काट दो और निकाल लो अपनी अंगूठी को, कम से कम तुमको सुकून तो मिल जाएगा। लो देव, खड़े क्यों हो, निकाल लो ये अंगूठी। सच में मैं उफ भी नहीं करूंगी, तुम ले लो ये अंगूठी। देव काव्या के चेहरे की ओर देखता है, जिस पर कोई भाव नहीं थे। देव वो चाकू गुस्से से वहीं फेंक देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। पर देव की बातों से आज काव्या पूरी तरह से टूट गई थी। वो वहीं बैठ जाती है, फिर वो उस अंगूठी को देखती है और जबरदस्ती उसको निकालने लगती है। पर वो अंगूठी भी जिद्दी थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर काव्या से जिद्दी थोड़ी ना थी। उस अंगूठी को निकालते हुए काव्या की पूरी उंगली बुरी तरह से छिल गई थी। उसकी उंगली से खून निकलने लगता है, पर काव्या पागलों की तरह उस अंगूठी को निकालने में लगी थी और आखिर वो अंगूठी निकाल ही लेती है। पर अब तक आंखों में रुके आंसू बरबस गिरने लगते हैं। काव्या उस अंगूठी को सीने से लगाकर रोते हुए कहती है, मैंने अंगूठी निकाल ली देव, निकाल दी, अब आपको सुकून मिल जाएगा। देव, पर मैं धोखेबाज नहीं हूँ देव, नहीं हूँ। इतना कहकर काव्या वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगती है। रास्ते से मलबा हट गया था तो देव वहां से जल्दी ही निकल रहा था। मोहित और पूजा देव को छोड़ने बाहर तक आए थे, पर काव्या वहां नहीं थी। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस सूद, आपने हमारी कल बहुत मदद की एंड आपका एनजीओ का रिकॉर्ड भी काफी इम्प्रेसिव है। आप लोग ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए और अगर हमसे कोई भी मदद चाहिए हो तो हमें बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सर, आप हमारे साथ रुके, हमको बहुत खुशी हुई और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा एनजीओ हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहे, ताकि आप हमको इसी तरह अप्रिशिएट करने आते रहें। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल मिसेस सूद,
ओके, तो अब हम चलते हैं। 1 मिनट सर, काव्या देव को पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है। कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद देव ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो फिर कभी काव्या को देख पाएगा, पर काव्या तो मुस्कुराते हुए उसकी ओर ही आ रही थी, जिसको देखकर देव के साथ साथ मोहित भी हैरान था। सॉरी सर, आपको पीछे से आवाज लगाई। पीछे से आवाज लगाना अच्छा तो नहीं माना जाता, पर आपकी कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहती थी, जिससे आप हमारे एनजीओ से सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादें ही लेकर जाएं। सबसे पहले कल के लिए सॉरी सर, कल मैं आपसे बात नहीं कर पाई। वो कल थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपसे बात नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। पर अगली बार जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपके स्वागत करने के लिए सबसे आगे मैं ही खड़ी मिलूंगी आपको। ये मेरा वादा है आपसे, चाहे आप मेरा नाम भूल भी जाएं, क्योंकि ना सर मेरा नाम लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे नाम में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे याद रखा जाए। पर चाहे आप मेरा नाम भूल जाएं, पर मैं आपसे वादा जरूर निभाऊंगी। काव्या देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है। फिर वो अपना हाथ में रखा हुआ एक छोटा सा पैकेट देव को देते हुए कहती है, सर ये छोटा सा तोहफा आपके लिए, इससे आपको सुकून और खुशी दोनों मिल जाएंगे, और मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। और सॉरी सर, मैंने शायद आपका ज़्यादा समय ले लिया। काव्या देव के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, जिससे काव्या की उंगली में बंधी पट्टी देव देख लेता है और समझ जाता है कि काव्या किस सुकून और खुशी की बात कर रही है। देव उस पैकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है, और काव्या घर के अंदर चली जाती है। कभी एक साथ चलने का वादा करने वाले मुसाफिर अलग अलग राहों पर चल चुके थे। क्या कभी इनके रास्ते फिर से एक होंगे? क्या चुना है इनके लिए नियति ने? अब वो तो वही जाने। पर पूजा काव्या को देखकर हैरान थी। वो मोहित से कहती है, मोहित ये काव्या को क्या हो गया? काव्या ने पहले तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया है। पूजा, तुमको डीएम सर का पूरा नाम पता है? मोहित देव की जाती हुई गाड़ी को देखकर कहता है। कैसी बात कर रहे हो मोहित? ऑफ कोर्स पता है, मिस्टर देव मल्होत्रा। हाँ, मिस्टर देव मल्होत्रा। मोहित देव के नाम पर जोर देते हुए कहता है। मतलब ये देव मल्होत्रा, काव्या वाले देव मल्होत्रा? पूजा चौंकते हुए कहती है। मोहित हाँ में सिर हिला देता है। ये सुनते ही पूजा भागते हुए अंदर काव्या के पास जाती है। काव्या हॉल में किनारे पर लगी चेयर पर बेजान सी बैठी थी। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत जुटाकर वो देव के सामने गई थी, पर अब वो हिम्मत टूट चुकी थी। पूजा काव्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहती है, काव्या तुम ठीक हो ना? सॉरी काव्या, मुझे नहीं पता था कि ये देव तुम्हारा देव है। ये सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और काव्या पूजा के गले लगकर रोने लगती है। नहीं पूजा, अब वो मेरे देव नहीं हैं। अब वो मुझसे बहुत दूर हो गए हैं, इतना दूर कि अब उनको अपना कहने का हक तक मैंने खो दिया है। मैं बहुत बुरी हूँ पूजा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने सबको खुद ही अपने आप से दूर कर दिया, और देखना एक दिन तुम सबको भी खुद से दूर कर दूंगी। कि तभी मोहित काव्या के पास आकर उसे पूजा से अलग करते हुए बिल्कुल गंभीर होकर कहता है, काव्या तेरी कल देव से क्या बात हुई? और तुझे देव ने कुछ कहा है ना? बोल काव्या, कुछ कहा है ना तुझे कल देव ने? नहीं मोहित, मेरे देव से कल कोई बात नहीं हुई। काव्या मोहित से नजरें चुराते हुए कहती है। झूठ मत बोल काव्या, सच सच बता क्या हुआ था कल? मोहित गुस्से से कहता है। मोहित पहले तुम शांत हो जाओ, और काव्या कह रही है ना कि उसके देव से कोई बात नहीं हुई, तो वो झूठ क्यों बोलेगी? और तुम कैसे इतने विश्वास के साथ कह सकते हो कि कल देव और काव्या के बीच कोई बात हुई है और काव्या झूठ बोल रही है? क्योंकि मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रही है। इसका हाथ देखा तुमने? पूछो इससे, इसको कैसे लगी ये चोट? मोहित काव्या की उंगली की ओर इशारा करके गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। पूछो ना इससे, कहाँ है देव की दी हुई वो अंगूठी जिसको हमेशा ये अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी? पूछो इससे, क्योंकि देव आज इससे वो हक भी छीन कर ले गया, क्योंकि वो हक किसी और को दे चुका है, क्योंकि देव ने सगाई कर ली है। क्या? पर तुमको कैसे पता मोहित? और काव्या तुमको पता था कि देव की सगाई हो गई है? पूजा चौंकते हुए कहती है। पर काव्या सिर झुकाए अपने चोट लगे हाथ को पकड़कर बैठी थी। हाँ, इसको सब कुछ पता था, पर इसने हमको कुछ नहीं बताया। खुद अंदर ही अंदर घुटती रही, पर हमको कुछ नहीं बताया। अगर मुझे राधिका का फोन नहीं आता तो शायद हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता, और ये हमको बताती नहीं, क्योंकि इसने तो हमें अपना माना ही नहीं। हमारे दुख में तो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है, पर जब खुद की बारी आती है तो हमें खुद से अलग कर देती है, क्योंकि हम इसके अपने थोड़ी ना हैं जो ये हमसे अपना दर्द बांटेगी।
मोहित की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दे मोहित, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम दोनों उस दिन इतने खुश थे तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमको कुछ भी बताने की। देव से तो मैं दूर हो ही चुकी थी, पर तुम्हारी खुशियों से तुमको दूर कैसे कर सकती थी मैं। काव्या मोहित का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है। मोहित काव्या को गले लगा लेता है। जिसके लिए मैंने तुझे 7 सालों से तड़पते देखा है, उसके दूर जाने का दर्द अकेले ही सह गई, वो भी सिर्फ इसीलिए कि हमारी खुशियां बनी रहे। तो किस मिट्टी की बनी है काव्या, कभी अपने लिए भी सोच लिया कर। और वो देव जो इतनी आसानी से तुझसे तेरा हक छीन कर ले गया, उसका क्या। नहीं मोहित, देव पर तो शायद मेरा हक कभी था ही नहीं, और वो अंगूठी तो उनकी अमानत थी मेरे पास, और अगर वो अंगूठी मेरे पास रहती तो ये उसके साथ गलत होता जिस पर अब उनका हक है। काव्या, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमको मैं जितना जानती हूँ ना, उतनी मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ती जाती है। पूजा काव्या के पास आकर भीगी पलकों से काव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, पर अब तो मुझसे वादा कर कि तू भी अब पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ेगी। और अब तो देव भी आगे बढ़ गया है, तो तू क्या सब कुछ भूलने की एक छोटी सी कोशिश नहीं कर सकती। मोहित काव्या के सामने अपना हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। काव्या भी मोहित के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, तो पूजा भी उनके हाथ के ऊपर हाथ रख देती है, और मैं इसमें काव्या की पूरी मदद करूंगी। काव्या ने कह तो दिया था कि वो सब भूलने की कोशिश करेगी, पर ये उसके लिए कितना मुश्किल था ये वो भी जानती थी। जानते तो ये मोहित और पूजा भी थे कि काव्या के लिए सब कुछ भूलना कितना मुश्किल है, पर फिर भी वो एक कोशिश करना चाहते थे। वहीं देव काव्या की दी हुई रिंग को हाथ में पकड़कर बहुत ध्यान से देख रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव थे। अब दर्द किसके लिए था और गुस्सा किसके लिए, ये तो देव ही जानता था। आज पूरा 1 महीना हो गया था काव्या को वो करने की कोशिश करते हुए जो वो 7 सालों में नहीं कर पाई थी, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश। पर जो 7 सालों में नहीं हुआ था वो भला 1 महीने में हो भी कैसे सकता था। काव्या खुद को एनजीओ के कामों में अब ज्यादा बिजी रखने लगी थी। सुबह से शाम तक वो खुद को इन सब कामों में ही उलझा कर रखती थी। संडे का दिन था तो मोहित आज बाहर बैठकर नाश्ता करने का प्लान बनाता है और टेबल और चेयर बाहर ही लगवा देता है। क्या बात है मोहित, आज तो तुमने अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। पूजा हंसते हुए चेयर पर बैठते हुए कहती है, अब जिसके पास दिमाग होगा वही तो उसका इस्तेमाल करेगा ना। अब जिनके पास दिमाग है ही नहीं वो कैसे करेगा। मोहित पूजा को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ, भगवान ने तो सारा दिमाग तुमको ही तो देकर भेजा था, हम पर तो बुद्धिमानी के कुछ छींटे मार दिए थे बस, और कहा था जाओ वत्स, आपको नीचे मोहित जी मिलेंगे जिनके पास बहुत दिमाग है और वही आपको सारा ज्ञान देंगे। वाओ, यू आर सो इंटेलिजेंट पूजा, तुमको इतना गूढ़ ज्ञान कब मिला। या आई नो आई एम इंटेलिजेंट। पूजा अपनी बाहें उठाकर मोहित को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, पर अब मोहित का मुंह देखने लायक था, जिसको देखकर पूजा, काव्या और अभी तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वाओ पूजा, यू आर टू गुड, तुमने तो आज हमारे डफर को पहले ही बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। काव्या हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम मेरी दोस्त है या पूजा की, हमेशा पूजा की ही साइड लेती रहती है। मोहित चिढ़ते हुए कहता है, हाँ दोस्त तो तू है, पर पूजा सबसे बढ़कर है। काव्या पूजा के गले में हाथ डालते हुए कहती है कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, और मैं क्या हूँ। ये सुनकर काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो सामने राधिका खड़ी थी। राधिका का पेट थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ था क्योंकि राधिका प्रेग्नेंट थी। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका उसके सामने खड़ी है। वो दौड़कर राधिका के पास जाती है जिससे उसे छूकर देख सके कि ये कोई सपना तो नहीं। काव्या राधिका का चेहरा छूकर देखती है और फिर राधिका को गले लगाकर नम आंखों के साथ कहती है, तू तो मेरी जिंदगी का वो फरिश्ता है जो मेरी हर परेशानी मेरे कहने से पहले ही दूर कर देती है। आई मिस यू राधिका, आई मिस यू टू यार। राधिका की आंखों में भी आंसू थे। फिर काव्या राधिका से अलग होकर राधिका का बड़ा हुआ पेट देखकर खुश होते हुए कहती है, मैं मासी बनने वाली हूँ। राधिका भीगी आंखों से ही हाँ में सिर हिला देती है तो काव्या खुशी से उछलते हुए राधिका को गले लगाते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन राधिका, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मैं मासी बनने वाली हूँ। फिर काव्या मोहित और पूजा की तरफ देखते हुए कहती है, मोहित, पूजा, मैं मासी बनने वाली हूँ और तुम मामा मामी।
मोहित और पूजा आज बहुत दिनों के बाद काव्या को इतना खुश देख रहे थे और काव्या को खुश देखकर वो दोनों भी खुश थे। पहले तो मुझे ये बता, तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? काव्या राधिका पर गुस्सा होते हुए कहती है। पहले बता देती तो तुम मुझसे मिलने मुंबई आ जाती। राधिका काव्या का चेहरा पढ़ते हुए कहती है। ये सुनते ही काव्या का खिला हुआ चेहरा फिर मुरझा जाता है, पर वो बात बदलते हुए कहती है, अच्छा ये छोड़, जीजू और अवनी कहाँ हैं? वो नहीं दिख रही हैं। विनोद, वो देख, वो आ रही हैं। राधिका सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जहाँ से विनोद अवनी का हाथ पकड़े उनकी ओर ही चला आ रहा था। पर विनोद अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और भी था, और वो कोई और नहीं बल्कि देव था, जो एक लड़की जो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी का हाथ पकड़े उनकी तरफ ही आ रहे थे। काव्या बहुत ध्यान से उन दोनों को ही देख रही थी, क्योंकि जिन हाथों को थाम कर वो सारी जिंदगी चलना चाहती थी, वो हाथ आज किसी और ने थाम लिए थे। काव्या की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी नम आंखों से राधिका की ओर देखती है तो राधिका भी सिर हिलाकर हामी भर देती है। तू सही सोच रही है काव्या, ये देव की मंगेतर और विनोद की कजन रिया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, पर यही सच है काव्या, तेरे जाने के बाद देव बिल्कुल टूट गया था। ना किसी से बोलता था, ना ढंग से कुछ खाता था। तब रिया ने ही देव को संभाला था और बहुत जल्द दोनों शादी भी करने वाले हैं। देव की शादी की बात काव्या के लिए एक झटका थी, क्योंकि अभी तक तो वो देव की सगाई वाली बात से भी नहीं उभर पाई थी, और अब शादी की। तभी विनोद काव्या को गले लगाते हुए कहता है, कैसी है साली साहिबा? आपको तो लगता है हमारी याद ही नहीं आती। ओ, तो आप है भाई की साली साहिबा? भाई भाभी से आपके बारे में इतना सुना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच बताऊं तो कभी कभी मुझे आपसे जलन होने लगती थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। रिया हंसते हुए काव्या को गले लगाते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। हाय, आई एम रिया, विनोद भाई की कजन। रिया काव्या के सामने अपना हाथ आगे करते हुए कहती है। काव्या भी रिया से हाथ मिला लेती है, और ये है मेरे मंगेतर और बहुत जल्द होने वाले हस्बैंड मिस्टर देव मल्होत्रा। रिया देव के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहती है। अब तक रुके हुए आंसू काव्या की आंखों से लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं, पर फिर भी काव्या खुद को संभालते हुए देव की तरफ देखते हुए कहती है, जो बहुत देर से काव्या को ही देख रहा था, कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशंस मैम। मैम, पर क्यों? ओह, मैं तो भूल गई, देव तो यहाँ के डीएम हैं। तभी तुम उनको सर और मुझे मैम कह रही हो ना? पर अभी वो डीएम नहीं, बल्कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की ननंद के होने वाले पति के नाते आए हैं, तो तुम भी उनको देव कह सकती हो, और मुझे तो मैम कभी नहीं कहोगी, क्योंकि मैं तो यहाँ तुम्हारी दोस्त बनने आई हूँ, और दोस्तों में ये मैम वगैरह नहीं होता। काव्या रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, नहीं मैम, हर रिश्ते की एक इज्जत होती है, और उस रिश्ते की इज्जत करने के लिए उनको उसी नाम से बुलाना अच्छा लगता है जो हमारे बीच है, और मैं आपसे दोस्ती जरूर करूंगी, पर प्लीज आप मुझे मैम कहने से नहीं रोकेंगी, प्लीज। अब ये सब देखना मोहित के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था, तो मोहित गुस्से से बिना कुछ कहे वहाँ से अंदर चला जाता है। अरे मोहित को क्या हुआ? मुझसे मिले बिना ही अंदर चला गया। राधिका मोहित को वहाँ से जाता हुआ देखते हुए कहती है, लगता है राधिका, तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ मेरा और रिया का आना अच्छा नहीं लगा। देव काव्या की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मोहित ऐसा नहीं है, अगर उसको आपके आने से इतनी परेशानी होती तो वो आपको उस दिन भी यहाँ रहने के लिए ना कहता। काव्या भी देव को देखते हुए कहती है, और तू रुक, मैं अभी उसको लेकर आती हूँ, तब तू उससे खुद ही उसके जाने का कारण पूछ लेना। काव्या राधिका से कहकर वहाँ से चली जाती है। मोहित गुस्से से अंदर की ओर जा ही रहा था कि तभी काव्या उसको पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहती है, मोहित रुक, क्या हुआ तुझे? तू राधिका और जीजू से मिले बिना ही अंदर आ गया। तुझे पता है, तुझे ऐसे अंदर आता देख राधिका कितना परेशान हो गई थी। चल तू अभी मेरे साथ बाहर चलकर सबसे मिलेगा, चल मेरे साथ। काव्या मोहित का हाथ पकड़कर कहती है, पर मोहित अभी भी ऐसे ही खड़ा काव्या को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा है मोहित? चल जल्दी, बाहर सब तेरा वेट कर रही हैं। मैं नहीं जा सकता, तुझे जाना है तो तू जा। मोहित काव्या से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, पर क्यों? क्योंकि मुझसे ये अच्छा बनने का नाटक नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि बाहर क्या हो रहा था? वो देव जानबूझकर रिया को यहाँ लेकर आया जिससे तुझे तकलीफ पहुँचा सके। वो तो डीएम है ना, तो किसी भी गेस्ट हाउस में अपनी बीवी के साथ रह सकता था, तो उसे हमारे इस छोटे से घर में आने की क्या जरूरत पड़ी?
क्योंकि वो यहाँ सिर्फ तुझे तकलीफ पहुँचाने आया है। ठीक है, उसे करनी है शादी तो करे, वो उसका पर्सनल मैटर है। पर वो यहाँ आकर क्या दिखाना चाहता है? वो सिर्फ तुझे तकलीफ पहुँचाना चाहता है काव्या, और कुछ नहीं। तुझे याद है ना, एक दिन यहाँ रहकर भी उसने तेरी क्या हालत कर दी थी? तो भूल गई क्या? मैं कुछ नहीं भूली मोहित। देव की कही एक एक बात मुझे आज भी याद है। पर उसमें उनकी भी क्या गलती है मोहित? मैंने भी तो उनको कितनी तकलीफ दी है। तो क्या हुआ, मैं भी तो 10 दिन उन तकलीफों को सह सकती हूँ ना। नहीं, पर मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अभी उसको जाकर कह देता हूँ कि वो यहाँ नहीं रह सकता। मोहित बाहर जाने लगता है तो काव्या उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। मोहित, दिमाग से काम ले। राधिका को क्या कहेगा जाकर कि क्यों नहीं रह सकते देव यहाँ? बता देगा उसको सब कुछ। तू जानता है मोहित, राधिका माँ बनने वाली है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस उसके लिए खतरनाक है। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे उसे और उसके बच्चे को कोई भी दिक्कत हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। तो देव को किसी और के साथ रहते देख पाएगी जब वो तेरे सामने किसी और का हाथ थामेगा? बोल ना काव्या, देख पाएगी तू? हाँ, मैं देख लूंगी। काव्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर आंखों के आंसू ये जरूर बता रहे थे कि काव्या झूठ बोल रही है। ये झूठ किससे बोल रही है काव्या? खुद से या मुझसे? तू तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल पा रही है, तो 10 दिन कैसे बिताएगी यही सब देखते हुए? पर ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, पर मैं नहीं देख पाऊंगा। अगर देव ने तुझे फिर से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं मानता हूँ तेरे 7 साल पहले उठाए उस कदम से देव को बहुत तकलीफ हुई होगी, और उसके नजरिए से देखा जाए तो तू गलत थी। पर मैंने तुझे भी वैसे ही तड़पते देखा है जैसे शायद देव तड़पा होगा। पर अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, तो अब उसे तुझे तकलीफ पहुँचाने का कोई हक नहीं है। और अगर मेरे सामने उसने तुझे कुछ कहा तो मैं भी चुप नहीं रह पाऊंगा। इतना बोलकर मोहित वहां से बाहर चला जाता है। मोहित की बातें सुनकर अब काव्या को डर लगने लगा था कि कहीं गुस्से में मोहित देव को सब कुछ ना बता दे। पर एक सच्चाई तो ये भी थी कि काव्या देव को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, क्योंकि अपने प्यार को किसी और के साथ देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये कैसा ट्विस्ट चल रहा है काव्या और देव की जिंदगी में। पर आज का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 27 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।